चलो बच्चा, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। पहले आप सारे बच्चे याद करो, हमने कल एक टॉपिक करा था, दैट वाज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग सारे उसको पढ़ चुके होंगे। कल वाला टॉपिक रीड कर लिया बेटा? ठीक है बच्चा, अब हम लोगों ने आज करना है कि हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको यूज कौन करता है। कल आपको याद होगा, मैं बार बार आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा था, बट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक्चुअली में यूज कौन करता है। वी आर मूविंग ऑन टू द थ्योरी पार्ट। हम थ्योरी पार्ट को सारा प्रॉपर्ली सारा कर रहे हैं। तो सारे बच्चे पहले हेडिंग लिखो। आज की हमारी हेडिंग है विच इज कॉल्ड एज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। प्लीज राइट ऑन द हेडिंग बच्चा। इट इज कॉल्ड एज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक्चुअली में यूज कौन कौन करता है। सो प्लीज राइट डाउन यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारी सारी अकाउंटिंग की होती है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। मतलब जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको दो लोग यूज करते हैं, वन विच इज कॉल्ड एज इंटरनल, अदर विच इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल। याद रखिएगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बेसिकली हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास क्या होता है, जो यूजर होते हैं इसको कहते हैं इंटरनल। ठीक है, इंटरनल मतलब जो होता है जो कंपनी के अंदर वाले लोग, राइट, जिसको हम कहते हैं दीज आर द पर्संस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग साथ साथ नोट कर सकते हैं बच्चा, इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं, जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, राइट। अब मेरे को एक बात बताइए, जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, जो इंटरेस्टेड हैं इन नोइंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, तो बेसिकली उनका काम क्या है भाई, वो कंपनी के अंदर के लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओनर्स हो गए, कंपनी के मैनेजमेंट हो गई, कंपनी के एम्प्लॉइज और वर्कर्स हो गए, जो विद इन द कंपनी काम कर रहे होते हैं। सो दे आर बेसिकली वर्किंग विद इन द कंपनी। सो इफ दे आर वर्किंग विद इन द कंपनी, दोज गाइज आर नोन एज इंटरनल यूजर्स, क्योंकि उन लोगों को सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम खुद ही शेयर करते हैं। इज दिस क्लियर? अब ओनर को क्यों चाहिए? देखो, ओनर को इसलिए चाहिए क्योंकि ओनर ने प्रॉफिट लॉस देखना है। मैनेजमेंट को क्यों चाहिए? बिकॉज मैनेजमेंट ने भैया बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। समझो ना, ओनर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? बेटा साथ साथ नोट भी करते जाना, मैं जितना ये मार्क करता जाऊंगा इसको साथ साथ प्लीज नोट करते जाइएगा। एक ओनर को क्यों चाहिए? बिकॉज ओनर ने प्रॉफिट लॉस देखना है। मैनेजमेंट को क्यों चाहिए? मैनेजमेंट ने बेसिकली भाई वहां पर चेक करना होता है, कई सारे डिसीजंस लेने होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को भी चाहिए होती है, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करता हूं एम्प्लॉइज और वर्कर्स को क्यों चाहिए? देखो, अब ये जो एम्प्लॉइज और वर्कर्स होते हैं ना, समटाइम्स दे डिमांड बोनस। सैलरी के अलावा उन लोग क्या डिमांड करते हैं? बोनस। तो जब भी वो एम्प्लॉइज और वर्कर्स सैलरी के अलावा बोनस डिमांड करते हैं, तो हम उनको अल्टीमेटली वहां पर एक्स्ट्रा फैसिलिटी ऑफ बोनस देते हैं। पर आप मुझे बताओ, एक कंपनी बोनस किस बेस पे देगी? अगर प्रॉफिट होगा तभी देगी ना। आप खुद सोचो, तो प्रॉफिट एंड लॉस कहां से देखा जाता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। सो कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तभी कंपनी बोनस देगी, ऐसा तो कंपनी बोनस देगी नहीं। तो सिंपल सा फंडा है, कंपनी विल गिव यू बोनस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स, राइट। सो याद रखना, ओनर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए, एम्प्लॉइज को चाहिए, वर्कर्स को चाहिए। तो ये बेसिकली कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स। दीज आर बेसिकली नोन एज इंटरनल यूजर्स। अब एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? देखो, एक्सटर्नल यूजर्स आर द पीपल हु आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं। अब बेसिकली अगर मैं आपसे बात करता हूं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग, ठीक है। सबसे पहले बच्चा आपको यह जानना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग कौन कौन से होते हैं। समझना, एक्सटर्नल यूजर्स, सबसे पहला होता है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। आप मुझे बताओ, कोई भी बंदा आपकी कंपनी में अगर पैसा लगाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर। अच्छा, वो पैसा ऐसे ही लगा देगा? सोचो, क्या वो पैसा ऐसे ही लगा देगा? नहीं, वो पैसा ऐसे कभी नहीं लगाएगा। वो पैसा लगाएगा अगर उसको कोई फायदा नजर आता है, ठीक है। वो ऐसे पैसा कभी नहीं लगाता, वो पैसा लगाएगा अगर उसको कोई बेनिफिट नजर आएगा। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट में होगी, अगर आपकी कंपनी को फायदा हो रहा होगा, तभी वो पैसा लगाएगा। एम आई राइट?
तो जो भी आपके इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, दे विल इन्वेस्ट मनी इनटू द फर्म या इनटू योर बिजनेस ओनली आफ्टर सीइंग योर अकाउंट्स, राइट। सो ये कौन कहलाते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स। ये आपके अकाउंट्स पहले चेक करेंगे और उसके बाद आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ऑब्वियसली दे वर्क आउटसाइड द कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चा? दोज आर बेसिकली कॉल्ड एज एक्सटर्नल यूजर्स। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूनियन एंड एम्प्लॉय ग्रुप्स। अब ये जो यूनियन और एम्प्लॉय ग्रुप्स होते हैं, अब जैसे मान लो कई बार ये क्या करते हैं, वर्कर्स के हक की बात करते हैं। अगर हम बात करें भैया वर्कर के हक की बात, वर्कर्स के हक की बात का मतलब क्या होता है? जैसे कई बार बोलते हैं वर्कर को आप इंसेंटिव दो, कुछ और वर्कर्स को एडवांटेजेस दो, वर्कर को फैसिलिटी दो। तो ये आप एज अ कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव एन एग्जांपल, मान लो बेटा एक कंपनी है टाटा लिमिटेड, ठीक है। टाटा लिमिटेड की इंडस्ट्री में अराउंड 100 वर्कर्स काम करते हैं मान लीजिए, और उन वर्कर्स का अपना एक यूनियन है, राइट। अब जो वर्कर्स की यूनियन है, ये वर्कर्स के लिए इंसेंटिव या बोनस डिमांड करती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि टाटा लिमिटेड जो है वो कहता है जी हमने आपको बोनस अभी नहीं दे सकते बिकॉज हमारे को प्रॉफिट नहीं हो रहे, राइट। सो ये जो यूनियन के लीडर्स होंगे ये टाटा लिमिटेड को बोलेंगे आप एक काम करो भाई, आप अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें दिखा दो। अगर हमें आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखकर सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो हम आपसे बोनस नहीं मांगेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चा? कई बार होता है ना वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो उस केस में जो यूनियन लीडर्स होते हैं, यू नो व्हाट इज यूनियन, ट्रेड यूनियंस जो होती हैं, जो वर्कर्स की सारी यूनियन होती है, ठीक है, उनके यूनियन लीडर्स जो हैं वो आके या एम्प्लॉय ग्रुप्स आकर डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे बेटा एक बात याद रखना, ये भी हमारे कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स। दीज आर बेसिकली एक्सटर्नल यूजर्स जो कंपनी के बाहर से होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट होते हैं लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी एक बाहर का बंदा आपकी कंपनी को लोन क्यों देगा? फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं बैंक। एक बैंक आपको जब भी लोन देता है सबसे पहले वो आपसे क्या मांगता है? आपके अकाउंट्स। लाओ भैया अपनी स्टेटमेंट्स ले आओ, अपनी इनकम स्टेटमेंट ले आओ, हम देखें कि तुम्हारी इनकम कितनी है। अगर तुम्हारी इनकम अच्छी होगी तभी हम तुम्हें वहां पर अल्टीमेटली लोन देंगे, राइट। अगर तुम्हारी इनकम अच्छी नहीं होगी तो हम तुम्हें लोन देंगे नहीं, हम तुम्हें कभी लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी लेंडर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, याद रखिएगा वो आपसे आपके अकाउंट्स डिमांड करेंगे बिफोर गिविंग यू एनी सॉर्ट ऑफ लोन, राइट। नेक्स्ट सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स। ये बेसिकली वो बंदे होते हैं जो हमें गुड्स बेचते हैं उधार में। अब आप एक छोटा सा सिंपल सा फंडा देखो, अगर आपको पता है कि किसी बंदे का रेपुटेशन मार्केट में अच्छा नहीं है, तो क्या आप उसको उधार में गुड्स बेचोगे? कभी नहीं बेचोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप उसको उधार में गुड्स बेचोगे? नेवर एवर, आप उसको कभी उधार में गुड्स नहीं बेचोगे, राइट। तो बच्चे बेटा एक बात दिमाग में रखना, जो सप्लायर और जो क्रेडिटर्स होते हैं, हम उनको अल्टीमेटली उधार में गुड्स बेचने की परमिशन वो हमें मतलब कब देंगे? हमें कब उधार देंगे? जब हमारे वो सिस्टम देख लेंगे यार इनका बिजनेस ठीक है, इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, तो इनके बिजनेस को फायदा हो रहा है, वो तभी हमें उधार में गुड्स बेचेंगे। अगर वो हमें ऐसा लगेगा कि भाई उसका बिजनेस नुकसान में जा रहा है, आज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं एक कंपनी लॉसेस में जा रही है, तो क्या आप उसको अपने गुड्स उधार में बेचोगे? नहीं, क्योंकि आपको पैसे मिलने का डाउट आना शुरू हो जाएगा, क्या पता पैसे मिले या ना मिले। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, कस्टमर। अब आप आइडिया लगाओ कि एक कस्टमर हमारे अकाउंट्स क्यों डिमांड कर सकता है? कैन एनीवन गिव मी एन आइडिया? बहुत बच्चा सबसे पूछ रहा हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई बच्चा मुझे जवाब दो। एक कस्टमर हमारे अकाउंट्स कब डिमांड कर सकता है? लेट्स सी आपका क्या दिमाग कहता है। आपका कस्टमर आपके अकाउंट्स कैसे डिमांड कर सकता है? बताओ, सोचो। इमेजिन।
यार कस्टमर आपके कंपनी के बाहर का बंदा हो गया, एक्सटर्नल यूजर। हाँ जी बोलो बोलो। अगर कस्टमर के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाए अबाउट द परचेज ही मेड, और अगर कस्टमर के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाए अबाउट द परचेज ही मेड, अच्छा तो इसमें बच्चा अकाउंट्स की डिमांड कैसे आएगी आप मुझे बताइए। फिर हमारे सेल बुक में मेंटेड होगा ना जो उसने परचेज किया होगा। हमारे सेल बुक में मेंशन होगा जो उसने परचेज करा होगा। अच्छा एनीथिंग एल्स? मैं और आपको, हाँ वो जी, कस्टमर को जैसे कि उसको अगर फेयर प्राइस मिल रहा प्रोडक्ट का या नहीं हम्म, के लिए। कस्टमर को फेयर प्राइस मिल रहा है प्रोडक्ट का कि नहीं। ओके, और एनीथिंग एल्स? देखो बेटा मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। पहली बात आपके मन में सवाल उठेगा, सर कस्टमर हमारे अकाउंट्स क्यों डिमांड करेगा। ठीक है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो एक्स लिमिटेड बेचती है वॉशिंग मशीन। ठीक है, अब वॉशिंग मशीन जो है भाई उसको बेचा गया, उसको बोला तुम्हें 2 साल की वारंटी दी जाएगी वॉशिंग मशीन पे। होता ना कई बार हम चीजों पे वारंटी दे देते हैं कि यार तुम्हें 2 साल की वारंटी मिलेगी। अब अल्टीमेटली मान लो एक कस्टमर है, उसका नाम है राजू। भाई साहब राजू को एक्स लिमिटेड ने वॉशिंग मशीन बेच दी। अब राजू जो है मान लो तकरीबन 1 साल के बाद उसकी वॉशिंग मशीन में फॉल्ट आ गया। ठीक है, तो कंपनी उसको बोलती है कि भाई रुक जा, अभी हम तेरी रिपेयरिंग वगैरह करवा देते हैं, अभी हमारे पास इतना अभी कुछ सिस्टम नहीं है, या हमारे कंपनी को नुकसान हो रहा है, या अभी हमारी कंपनी जो है लाइक वहां पर कोई भी एक्सक्यूज देना शुरू कर देगा। तो भैया राजू बोलेगा देखो भाई तुमने हमें वारंटी दी थी 2 साल की, 1 साल के अंदर ही तुम्हारी वॉशिंग मशीन खराब हो रही है। अगर तुम कहते हो कि भाई हमारी कंपनी अभी आफ्टर सेल सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकती, या कोई भी रीजन तुम वहां पर ऐसे दे रहे हो, याद रखना राजू कैन डिमांड अकाउंट्स ऑफ कंपनी कि भाई आप अल्टीमेटली हमें आफ्टर सेल सर्विस दोगे और हम आपके अकाउंट्स चेक करना चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हो क्या वो सच है, कि क्या वाकई कंपनी का बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर खराब है, क्या कंपनी के हालात खराब है। तो ऐसी आफ्टर सेल सर्विस के चक्कर में राजू अकाउंट्स चेक कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे एक हमारे दोस्त ने बोला, जैसे मान लो बेटा हमने राजू को कोई चीज बेची, प्राइस प्राइस उसका सपोज कर लो 1 लाख रुपए है, राइट, पर हम राजू को उसको बेच रहे हैं 1,20,000 में। अब राजू को थोड़ा डाउट हो रहा है प्राइसिंग को लेकर, आप उसको बोलते हो नहीं जी हमने अपने प्रोडक्ट में ये चीज डाली है, ये डाली है, ये डाली है, ये चीज डाली है। तो राजू बोलेगा ठीक है आप एक काम करो अपने मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स दिखा दो। और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स क्या होती है बेटा, अकाउंट्स। तुमने क्या क्या रॉ मटेरियल यूज करा, तुमने कितने का रॉ मटेरियल लगाया, तुमने कितने की लेबर लगाई, ये सारा खर्चा किसका जोड़ के बनता है, ये भी अकाउंट्स में आता है। बात समझ में आ रही है। तो कई बार प्राइस को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, कई बार आफ्टर सेल सर्विसेज को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। तो ऐसे केस में कस्टमर आपसे अपने आपके अकाउंट्स डिमांड कर सकता है। अब जैसे मान लो आप लोग कई बार एक फूड का प्रोडक्ट कहीं से बाय करते हो, अब फूड के प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स, लिखा होता है ना। आप कभी भी नोटिस करना कि भाई इसमें इतना प्रोटीन है, इतना कैल्शियम है, इतना ये चीज है। आप बोलते हो हमें डाउट है, तो बोलता है ठीक है भैया लेबोरेटरी टेस्ट करा लो, तो क्या वाकई में वो चीज निकलती कि नहीं निकलती। तो फिर आपसे कस्टमर आपके अकाउंट्स मांग सकता है, चलो आपने प्रोटीन डाला है, आपने प्रोटीन कहां से बाय करा, आपने कैल्शियम डाला है, आपने कहां से बाय करा। होता है ना फूड प्रोडक्ट्स के पीछे भी कई बार लिखा होता है, तो लोग लैब टेस्ट वगैरह करवाते हैं उस केस में। तो याद रखो आपने कहां से बाय करा, तो ये आपका सारा अकाउंटिंग स्ट्रक्चर से पता लग जाता है। अगर आपने उसमें रॉ मटेरियल डाला होगा तो बाय करा होगा, बाय करा होगा तो अपने अकाउंट से मेंशन करा होगा। तो कस्टमर ऐसे केसेस में आपसे आपके अकाउंट्स डिमांड कर सकता है। बच्चों इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स। अब ये क्या होता है भाई, गवर्नमेंट आपसे आपके अकाउंट्स कभी भी डिमांड कर सकती है। इट इज वेरी वेरी सिंपल, क्यों, बिकॉज गवर्नमेंट को हमने क्या पे करने होते हैं, टैक्सेस। और गवर्नमेंट हमसे टैक्स किसके बेस पे लेती है, इनकम पे।
तो याद रखना वो टैक्सेस का बेस होता है और गवर्नमेंट आपसे आपके अकाउंट्स कभी भी डिमांड कर सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट ने आपसे क्या लेना है, टैक्सेस। ठीक है, ओके। नाउ वन मोर थिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप। अच्छा, अब ये क्या चीज है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड ना कोई केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करता है। लेट्स से एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो क्या मैन्युफैक्चर करती है, केमिकल्स। अब दोस्तों अगर मान लो एक्स लिमिटेड केमिकल्स बनाती है, तो केमिकल्स के अंदर ना कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को भाई साहब नुकसान पहुंचा सकते हैं, एनवायरनमेंट को पल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एक एनजीओ है, होता ना भैया, एक वहां पर एनजीओ होता है, या आप कह लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, एनवायरनमेंट को बचाना, उनका काम है सोसाइटी की सेवा करना। तो वो आपसे आकर डिमांड कर सकते हैं कि भाई साहब आपने जो केमिकल्स बनाए हैं इसके सारे के सारे आप अकाउंटिंग स्ट्रक्चर हमें दिखा दो कि इस केमिकल से हमारे एनवायरनमेंट में नुकसान नहीं होता। कई बार तो भाई साहब ऐसा होता है कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो आपकी कंपनी पे केस कर देती है, क्योंकि आपकी कंपनी कुछ केमिकल्स बनाते टाइम ऐसी गैसेस लीक करती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स भी आपके अकाउंट्स को डिमांड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर्स। चलो अब आप मुझे बताओ कॉम्पिटिटर्स अकाउंट्स को कैसे डिमांड कर सकते हैं। देखो बच्चा, आप में से कोई गर्ल बता दे कॉम्पिटिटर्स अकाउंट्स को कैसे डिमांड कर सकते हैं, बताओ, सोचो। उनका क्या काम आता है, आपके कॉम्पिटिटर आपके अकाउंट्स को डिमांड कर रहे हैं, कैसे, वो कैसे आपके अकाउंट्स के यूजर बन जाते हैं, एनीवन? हाँ जी बोलिए बच्चा, थोड़ा लाउडली बोलें। तो जैसे कि वो हमारे अकाउंट से देख के प्राइसिंग वगैरह का देख सकते हैं, एंड कैसे वो अपने प्राइसेस हमारे प्राइसिंग से कम कर सके, तो उसकी तो मुझे information। एक बात बताओ बेटा, आप अपने प्राइस की इंफॉर्मेशन खुद कभी दोगे अपने किसी कॉम्पिटिटर को? मतलब यहाँ पे तो आपने लिखा है कॉम्पिटिटर्स भी ले सकते हैं, तो किसी ना नहीं, किसी का कॉम्पिटिटर्स आर, मैं लिख रहा हूं बच्चा, कॉम्पिटिटर्स आर यूजर्स ऑफ योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दे कैन बी द यूजर ऑफ योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बट अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो क्या आप अपने प्राइसिंग की इंफॉर्मेशन खुद अपने कॉम्पिटिटर को दोगे? पहले मुझे एक बात बताओ। इंटेंशनली तो नहीं देंगे। तो फिर प्राइसिंग की इंफॉर्मेशन नहीं, मैं आपको बता देता हूं, कई बार क्या होता है भाई कि आपके कॉम्पिटिटर के साथ आपका किसी मैटर को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, आपको पता है दो मेन कॉम्पिटिटर्स आज हमारी इंडस्ट्री में हैं, एक का नाम है पेप्सी, एक का नाम है कोक। ठीक है, अच्छा अब अगर सपोज कर लो पेप्सी ने कोक के ऊपर केस कर दिया, क्यों? कोक ने क्या करा भाई, पेप्सी का कोई फॉर्मूला चुराकर एक सॉफ्ट ड्रिंक निकाल दी जिसका टेस्ट पेप्सी जैसा ही था, राइट? सपोज कर लो उसका नाम रख दिया कोकुना, कुछ भी। अब यहां पर भैया पेप्सी उसके ऊपर केस कर देगी, तुम्हारे पास ये फॉर्मूला कैसे आया, तुमने ये स्ट्रक्चर, ये इंग्रेडिएंट कैसे तैयार करा, तुम अपने अकाउंट्स दिखाओ, तुम्हारे पास कौन सा रॉ मटेरियल है। तो को के अंदर केसेस में वहां पर कॉम्पिटिटर थ्रू दैट लीगल डिस्प्यूट कैन डिमांड द अकाउंट्स, ही कैन बिकम द यूजर ऑफ द अकाउंटेंसी। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, एक लेटेस्ट एग्जाम्पल, आपको पता है एक बड़ी फेमस कंपनी है सैमसंग, एक बड़ी फेमस कंपनी है एप्पल, इसका ना भी रिसेंटली केस हुआ था। क्या केस हुआ था कि जो एप्पल के फोन्स होते हैं ना भाई, एप्पल के फोन पे जो ग्लास ऊपर गोरिल्ला ग्लास यूज होता था ना, वो सैमसंग की पेटेंट राइट था। आप लोगों को ये बात पता है? एप्पल के फोन पे मेरे गोरिल्ला ग्लास यूज, जो एप्पल का फोन होता है उसके ऊपर जो ग्लास होता है ना, वो गोरिल्ला ग्लास बोलते हैं उसको, वो अनब्रेकेबल टाइप होता है। तो उसका जो पहले मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले करा था वो सैमसंग ने करा था, उसका पेटेंट राइट सैमसंग के पास था, राइट? अब एप्पल ने उसको यूज करना शुरू कर दिया। आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि एप्पल के जितने भी फोन पे जो ग्लास लगता था वो लोग सैमसंग से ही डिमांड करते थे।
अब एप्पल वालों ने खुद बनाना शुरू कर दिया, तो भैया सैमसंग ने कर दिया केस एप्पल वालों के ऊपर कि भाई तुम हमारा पेटेंट चुरा कर तुम हमारे ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो पेटेंट राइट हमारे पास है। एंड याद रखो एप्पल लॉस्ट दैट पर्टिकुलर केस, दे हैड टू पे कंपनसेशन टू सैमसंग रिगार्डिंग दिस। ठीक है, सो इन दैट केस जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं तो कई बार कॉम्पिटिटर उस लीगल डिस्प्यूट में आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, और जैसे वो एक मैम बोल रहे हैं भाई यहां पर कि हम अपना प्राइसिंग हम अपने प्राइसिंग की इंफॉर्मेशन खुद कभी शेयर नहीं करते। वाई यू विल शेयर योर इंफॉर्मेशन योर सेल्फ विद कॉम्पिटिटर्स? यू विल नेवर एवर डू दैट। इज दिस क्लियर? इन द केस ऑफ लीगल डिस्प्यूट दिस कैन बी देयर। तो पहले मुझे सारे बच्चे बताइए बेटा, तुम लोग को यूजर्स का समझ में आ गया? सारे बच्चों को यूजर्स का किसी बच्चे को डाउट है ऑनलाइन ऑफलाइन? एवरीबडी इज क्लियर? ठीक है, चलिए, दैट्स ग्रेट। अब बच्चा हम लोग आते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। अकाउंटिंग के कितने वेरियस ब्रांचेस होते हैं? इसको हम लोग सब फील्ड्स कह सकते हैं, इसको हम लोग ब्रांचेस कह सकते हैं, मतलब अकाउंटिंग के वेरियस टाइप्स। ठीक है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा एडवांटेज दूंगा भाई, मैं जितना अंडरलाइन करूंगा उतना ही आपने नोट करना है, सारा नहीं करना। ठीक है, समझो। तो आपने ऊपर हेडिंग लिख ली बेटा, ब्रांचेस या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, लिख ली सबने? चलिए हम लिखते हैं बेटा, सबसे पहली सब फील्ड होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? देखो आप लोग जो भी आज पढ़ रहे हो, जैसे आपने जो भी क्लास 11th में पढ़ा, जो भी आपने क्लास 12th में पढ़ा, वो सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है जो ट्रांजैक्शंस हिस्टोरिकल नेचर की होती है, मतलब जो हो चुकी होती है। जैसे आपने गुड्स खरीद लिए, उसके बाद रिकॉर्ड करे। ठीक है, हम गुड्स खरीदने के पहले रिकॉर्ड नहीं करते, हम गुड्स खरीदने के बाद रिकॉर्ड करते हैं। गुड्स बेच दिए, फिर रिकॉर्ड करा, फिर गुड्स बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो दिखाया किताबों में, बैलेंस शीट बनाई, सोल ट्रेडर्स के फाइनल अकाउंट्स बनाए, पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाए। ये सारी चीजें बेसिकली क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्यों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बताता है आपके बिजनेस का नेट रिजल्ट क्या है। नेट रिजल्ट मतलब आपके बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बताता है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, नेट रिजल्ट के बारे में बताएगा, और क्या बताएगा बच्चा? फाइनेंशियल पोजीशन। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो हम एक बार इसको पढ़ते हैं, इसके बाद नोट करेंगे। बच्चा एक बार इसको समझ ले, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जो चीज इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं आपको साथ साथ नोट करने को मना कर दूंगा। उसमें आपने क्या करना भाई, पहले समझ के फिर आपको टाइम दे दूंगा, भैया नोट कर लो। ठीक है, आपको सेपरेट टाइम मिल जाएगा। जैसे यहां पर क्या है, इट covers the preparation and interpretation of financial statements and communication to the users of accounts। मतलब इसमें क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है और यूजर को कम्युनिकेट करना है कि भाई ये देख ले भाई, ये सारी हमारे अकाउंटिंग पोजीशन इस टाइम पे है। इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर, मतलब इसमें सब पास्ट डेटा रिकॉर्ड करते हैं। एज इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस विच हैड ऑलरेडी बीन अकर्ड, मतलब ये वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा जो ऑलरेडी हो चुकी हैं। द फाइनल स्टेप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनका फाइनल स्टेप क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और आपने बैलेंस शीट बनानी है। ये क्या करता है? इट प्राइमरली हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट रिजल्ट्स फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या करेगा भाई? आपको अकाउंटिंग पीरियड के नेट रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताएगा, और ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन दैट मींस आपके बिजनेस के पास एसेट कितने हैं, आपके बिजनेस के पास लायबिलिटी कितनी है। आपको शायद पता होगा, अगर बिजनेस में एसेट ज्यादा हो, लायबिलिटी कम हो, तो बिजनेस इज अ गुड बिजनेस, राइट? ये सारे बच्चों को क्लियर है? एवरीबडी इज क्लियर बेटा? ठीक है, इसको नोट डाउन करें प्लीज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को।
चलो, सो बच्चा ये आप लोगों के पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेफिनेशन आ गया। भाई साहब एक हमारे लिए बिल्कुल नई चीज है विच इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब बच्चे बोलेंगे सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? देखो ये बेसिकली एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो सिर्फ जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं ना उन लोग के हाथ में होता है। मुझे एक बात बताओ, जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट फंक्शन है उनका बेसिक काम क्या होता है? प्लान करना, डिसीजंस लेना, ठीक है। तो मैनेजमेंट को बहुत सारी ना इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो मैनेजमेंट को क्या होता है भाई कि उनको ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो वो जो इंफॉर्मेशन सारी गैदर करते हैं टू ओनली फॉर द टॉप लेवल पीपल, टॉप लेवल मैनेजर्स, दैट इंफॉर्मेशन गैदर्ड एंड कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। तो एक बात याद रखना बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए अब एक बिजनेस मैनेजमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है रिलायंस, राइट। भाई साहब एक कंपनी है रिलायंस। अब रिलायंस में भाई साहब आपको पता है जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम है उसमें एक हमारे मुकेश अंबानी जी, वो तो पक्का ही होंगे जैसा कि आप जानते हैं, राइट। उसमें सपोज कर लो एक बंदा एक्स भी है, एक बंदा वाई भी है और एक बंदा जेड भी है। अब ये टॉप लेवल मैनेजर्स हैं। अब इन लोगों ने सपोज कर लो आज से कुछ साल पहले एक कंपनी बनानी थी, उसका नाम था जियो, राइट। अब इस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है, इस कंपनी में कितना प्रॉफिट होगा, इस कंपनी में कितना हमारे को एम्प्लॉय चाहिए होगा। तो ऐसे कई सारे टॉप लेवल डिसीजंस इनको लेने पड़ते हैं। तो ये जो टॉप लेवल डिसीजंस इन लोग लेते हैं तो ये सारे के सारे वहां पर इनके बिजनेस के अंदर कंट्रोल करने में और बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो बच्चा हम इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है एक बार हम पढ़ लेते हैं। इट इज कंसर्न विद द इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। मतलब ये बेसिकली किसके लिए कंसर्न है? ये जो हमारी इंटरनल रिपोर्टिंग होती है, मतलब ये सिर्फ जो हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सारा हमें रिक्वायरमेंट होती है, ये उसके लिए काम आता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूजर्स आमतौर पे इंटरनल यूजर ही होते हैं, एक्सटर्नल होते ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ स्टीवर्डशिप, प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, द मैनेजमेंट नीड्स वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो भाई मैनेजमेंट को काफी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। क्यों? बिकॉज अपने को काफी सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए होता है उनको? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। The different ways of grouping information and preparing reports as desired by managers for discharging the functions are referred to as management accounting. तो management accounting क्या है बेटा? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पर ना सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मार्केट की सर्वे रिपोर्ट बनाई। जब इन्होंने जियो लॉन्च करा होगा तो पहले इन्होंने सर्वे करा होगा। उस टाइम पे मार्केट में बहुत सारे की प्लेयर्स थे, एयरटेल था, वोडाफोन था, आइडिया था, बड़ी बड़ी कंपनीज थी। तो इन्होंने वहां पर सर्वे करा कि भैया ये कंपनीज जो है ना ये कॉलिंग तो दे रही हैं बट ये इंटरनेट फैसिलिटी नहीं दे रही, राइट। तो इन लोगों ने क्या करा कि स्टार्टिंग में आकर इंटरनेट और कॉलिंग फ्री कर दी। याद है जियो जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तो ये इन्होंने सारी क्या तैयार करी? एक रिपोर्ट तैयार करी, ठीक है। तो ऐसी जो इन लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं सारी की सारी, ये बेसिकली किस लिए तैयार की जाती है? ताकि मैनेजर्स अपने फंक्शन को प्रॉपर्ली कर सके। तो इसीलिए इनकी जो सारी अकाउंटिंग होती है बच्चा वो कौन सी हो जाती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। तो एक बात याद रखना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है कॉस्ट कंट्रोल करना, ठीक है। उनका ये भी काम होता है बच्चा। क्या काम होता है? कॉस्ट को कैलकुलेट करना। देखो कॉस्ट कैलकुलेट करना तो इजी है बट दूसरा मेजर काम क्या है? कॉस्ट को कंट्रोल करना, मतलब फालतू खर्चा होने से रोकना। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? फालतू खर्चा होने से रोकना। तो फालतू खर्चा उन लोग नहीं होने देते हैं, इसीलिए बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज्यादा रिलेवेंट होती है। अब एक चीज आपको बता देता हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना वो आपने नोट यहीं तक करना है, बट ये जो अकाउंटिंग है ये अभी आप लोगों को इस लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती है। When we move on to इंटर एंड फाइनल, उसमें जाकर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज्यादा डिटेल्स में पढ़ाई जाती है, राइट। तो अभी आप लोगों को सिर्फ क्या अंडरस्टैंड होना चाहिए? इसका मीनिंग। अब आप मुझे बताइए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर है बच्चा? राइट, प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लें इसको सारा।
इज इट डन? ठीक है, चलो। तो बच्चा अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद हमारा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो अब कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिकली फंडा क्या होता है, समझो मेरी बात को। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, वो तुम्हें क्या बताता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुम्हें बताता है बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तुम्हें क्या बताता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग तुम्हें बिजनेस में टॉप लेवल मैनेजर्स को डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। बट इन दोनों से ना कभी भी कॉस्ट कैलकुलेशन में मुश्किल आती है। तो इसका रोल कौन प्ले करता है बच्चा? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है आप मुझे बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हो, इंडस्ट्री में कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, राइट? क्या चाहिए आपको? रॉ मटेरियल। अब अगर सपोज कर लो बेटा आपको रॉ मटेरियल आपने एक्सपेंस करा अराउंड 10,000 रुपीज का, तो ये रॉ मटेरियल आ गया। फॉर एग्जाम्पल बेटा फिर आपको सेकेंड चीज क्या चाहिए होती है? लेबर। आप मुझे बताओ फैक्ट्री में बिना लेबर के आप काम कर सकते हो? नहीं, ठीक है। तो जो लेबर है सपोज कर लो बेटा वो लग गई 5,000 की। अब मैं कहता हूं इसके अलावा तुम्हारे कुछ अदर एक्सपेंसेस छोटे मोटे कुछ और लग गए, ठीक है, कोई भी चीज को बनाने में, तो वहां पर वो सपोज कर लो वो भी पड़ गए 5,000 के। सो मैं कहता हूं कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कितने का बना लास्ट में जाकर? 20,000। तो जो आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, जो आपका प्रोडक्ट सारा कैलकुलेट हुआ, वो सारा कितने का बना आपका? 20,000 का। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट सारा मैन्युफैक्चर होता है, वो सारा जो तैयार होता है वो कितने का होता है बच्चा? वो हो जाता है 20,000 का। तो 20,000 का आपका प्रोडक्ट तैयार होता है, राइट? सो अब एक बात सोचो, ये जो हम सारा प्रोडक्ट की टोटल निकालते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। अब ये कॉस्ट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग दो चीजों में बहुत हेल्प करता है, एक होता है कॉस्ट को कैलकुलेट करने में और एक वो हेल्प करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। अच्छा, वो कंट्रोल कैसे करता है कॉस्ट को, ये मैं आपको बताता हूं। सी हाउ डू कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल द कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका काम क्या होता है कि उन लोग ना दो तरह के कॉस्ट को हमेशा कंपेयर करते हैं। एक होती है बजटेड कॉस्ट। बजटेड का मतलब क्या होता है कि यार उन लोग ना प्लान करते हैं, चल यार एक काम करेंगे हम लोग इस साल ना आज कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे, हम उस पर इतना खर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कॉस्ट डिसाइड कर ली कि हम लोग 10,000 खर्चा करेंगे और एक्चुअली में मान लो एक्चुअली में खर्चा हो गया 12,000। तो वो देखते हैं यार ये जो डेविएशन आ रहा है, डेविएशन का मतलब होता है ये जो गैप आ रहा है 2,000 एक्स्ट्रा जो हम खर्चा कर रहे हैं, ये 2,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हमारा किस रीजन से वजह से हो रहा है, इसको कंट्रोल करो। हमने सोचा था 10,000 खर्चा करेंगे बट एक्चुअली में खर्चा कितना हो गया? 2,000। अब ये 2,000 एक्स्ट्रा जो खर्चा बिजनेस में हो जाता है ये हमारे कहीं ना कहीं नुकसान का लेवल बढ़ाएगा, हमारे को नुकसान होगा। तो बोलता है कोशिश करो कि हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट। जो हम सोच रहे हैं अगर वो कॉस्ट हमारी इनकर नहीं हो रही है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चा? कॉस्ट कंट्रोल, राइट? तो यही बच्चा कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। अच्छे से समझना, द टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पब्लिश बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड डिफाइंस कॉस्ट अकाउंटिंग एज। अब ये भैया इंस्टीट्यूट है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट का, ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग को कैसे डिफाइन करता है? द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगेन्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब क्या होता है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? खर्चे रिकॉर्ड कर लिए, इनकम रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, उनके बेसिस को रिकॉर्ड कर लिया कि वो खर्चे आप किस बेसिस पे कर रहे हो। फिर आपने एक पीरियोडिकल स्टेटमेंट तैयार कर दी और पीरियोडिकल स्टेटमेंट में आप कॉस्ट को असरटेन करते हो, कहने का मतलब कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो और साथ ही साथ कॉस्ट को कंट्रोल भी करते हो। मतलब कॉस्ट को कैलकुलेट भी करना और कॉस्ट को कंट्रोल भी करना है। बच्चा समझ में आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग का? सो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहले कॉस्ट को कैलकुलेट करना है और हर एक इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना है और जिसके बेसिस पे आप खर्चा करते हो उन बेसिस को रिकॉर्ड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेंट पे करते हो, ठीक है, रेंट आमतौर पे क्या होता है, अगर आप बड़ी जगह लोगे तो फिर रेंट ज्यादा लगेगा, छोटी जगह लोगे तो आपका रेंट कम लगेगा। तो रेंट का बेस क्या है? फ्लोर एरिया,
आई यू अंडरस्टैंडिंग? रेंट का बेस क्या है बेटा? फ्लोर एरिया। तो जितना एरिया ज्यादा होगा उतना खर्चा ज्यादा लगेगा। तो वो बेसिस भी हमने साथ में कैलकुलेट करने होते हैं कि हमारा खर्चा अगर इतना लग रहा है तो क्यों लग रहा है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, याद रखना। तो हम लोग यहां पर बेटा साथ साथ पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग क्लियर है? ठीक है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग को जब आप नोट करते हो ना, तो नीचे आप चाहो तो ये एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हो जो मैंने आपको नीचे लिखा है यहां पर। राइट, आपको याद रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। ऐसे कोई भी तीनों प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करना और कैलकुलेट करना। कंट्रोल मतलब क्या होता है? बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को आपस में लिखा और बाद में उसमें डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस क्यों आ रहा है ये भी कैलकुलेट करना है। इज दिस क्लियर? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग को।
चलो भाई, इसमें एक और नई चीज आई है विच इज कॉल्ड एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब देखो, ये सब टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में कवर नहीं किए होते हैं। अब आप पूछोगे सर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है? देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहते हैं हर कंपनी का, जब कंपनी समाज से इतना पैसा कमाती है तो कंपनी का समाज की तरफ कोई कर्तव्य बनता है, राइट? कोई फर्ज बनता है। तो बोलता है सोशल अकाउंटिंग जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उसका बेसिकली काम क्या है कि भाई सोसाइटी के लिए आप क्या खर्चा करते हो और सोसाइटी के लिए आप क्या बेनिफिट्स दे रहे हो सोसाइटी को, उसका हिसाब किताब रखना, राइट? सो याद रखना, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, द डिमांड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग stems from increasing social awareness about the undesirable byproducts of economic activities. As already discussed earlier, social responsibility accounting is concerned with accounting for social cost incurred by the enterprise and social benefits created. मतलब सिंपल सी बात है कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो आपकी क्यों अराइज होती है? क्योंकि कहते हैं जो एंटरप्राइज होती है ना, उसको सोशल अवेयरनेस होना चाहिए। मतलब क्या समाज के लिए सही है, क्या नहीं है, उसको नहीं करना है वो चीज जो समाज के लिए सही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो केमिकल प्लांट्स लगाती हैं, तो आप सोचो वो केमिकल प्लांट्स शहरों में नहीं होते, वो कहाँ होते हैं? शहर से बहुत दूर। क्यों? उसकी गैसेस, उसका जो वेस्ट होता है वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसी चीजों को डिस्कस किया जाता है। अच्छा, फिर वो सोसाइटी के लिए क्या क्या बेनिफिट्स देती हैं, फिर याद रखिएगा सोशल कॉस्ट उन लोग क्या क्या इनकर करती हैं, ठीक है? वो सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट्स दे रही हैं और वो क्या क्या सोशल कॉस्ट इनकर करती हैं। तो ये सारी बातें जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में सिखाई जाती है। सिंपल सा फंडा, एक बड़ी कंपनी सोसाइटी को क्या बेनिफिट पहुंचाती है और उसके ऊपर क्या क्या एक्सपेंस करती है, ठीक है, कितना दान करती है, ये सब चीजें किस में मेंटेन की जाती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इज दिस क्लियर? ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। बेटा जो नहीं समझ में आएगा ना, खुद पूछ लेना। ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज स्विच ऑन द माइक एंड आस्क मी इमीडिएटली इफ इट समथिंग इज नॉट क्लियर, ठीक है? खुद पूछ लीजिएगा। एक मिनट सर। कोई बात नहीं बेटा, आराम से नोट कर लो। यही जो आप लोग नोट्स बना रहे हो ना अभी, यही आपको काम आएंगे पढ़ने के। मैं आपको अभी, जब हम लोग कल क्लास लेंगे, मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा
आपको पता लगेगा थोड़ा इसके क्वेश्चंस आते कैसे हैं. सो यू विल कम टू नो. क्योंकि ये जो नोट्स हम आज कॉपी पे लिखेंगे, थोड़ी सी मेहनत जरूर होती है लिखने में, बट इसके बाद जब हम पढ़ते हैं इनको, और यही हमें काम आते हैं, क्योंकि अगर हम इसको बुक से पढ़ेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और बुक में मटेरियल बहुत एक्स्ट्रा होता है. इसलिए मैं कॉपी के नोट्स लिखवा देता हूं, ताकि थोड़ा सा बच्चे को, एक तो लिखने से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, दूसरा थोड़ा पढ़ने का टाइम आपका बच जाता है. यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग एक्स्ट्रा. हाँ जी, नोटेड है बेटा. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग नोटेड है बेटा सबका, आप लोग का. चलो ठीक है. अब बच्चा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. देखो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है. आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? जो तुम्हारे लेबर फैक्ट्री वगैरह में काम करती है. मुझे एक बात बताओ, लेबर को हमने क्या देनी होती है? वेजेस, सैलरीज. इंप्लॉइज को आप क्या देते हो? सैलरीज देते हो. तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है. वो आपका क्या तैयार करता है? रिपोर्ट तैयार करता है कि भाई हम लेबर को कितना पैसा देते हैं, ठीक है, और हम लेबर में एक्चुअली में कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और हम क्या जितना पैसा हम लेबर को दे रहे हैं, क्या लेबर उतना में काम करके दे रही कि नहीं दे रही? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप मुझे बताओ, आप किसी वर्कर को इतना ज्यादा पैसा क्यों दोगे? क्योंकि आपको सिर्फ एक ही मोटिव होगा भैया, कि अगर मैं वर्कर को पैसा दे रहा हूं तो क्या वर्कर मुझे उतना काम करके दे रहा है कि नहीं दे रहा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो बच्चा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यही करता है. तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या करता है? इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्सेस. मतलब ये चेक करेगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है ह्यूमन रिसोर्सेज में, जो आपने पैसा लगाया है ह्यूमन रिसोर्सेज में, क्या आपको उसका उतना रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता. ठीक है. ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर नॉट प्रेजेंटली अकाउंटेड फॉर अंडर कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस. मतलब जो हम लोग नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते हैं, हम उसमें कभी भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग नहीं करते. आप मुझे बताओ, अगर सपोज कर लो आप लोगों ने बचपन में कभी फाइनल अकाउंट्स करा हो, तो आप जब ट्रेडिंग पीएल बनाते थे, तो आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देते हो कि भाई हम वर्कर को वेजेस पे कर रहे हैं, वहां पर 1 लाख रुपए की. अब ये आप टोटल, सपोज आपके 10 वर्कर हैं, आप सबको मिला के क्या वेजेस पे करते हो वो आप लिख देते हो. बट कभी आपने ये सोचा है कि सपोज मेरा वर्कर ए है, वर्कर बी है, वर्कर सी है, वर्कर डी है, वर्कर ई है, इनको मैं इंडिविजुअली कितना पैसा दे रहा हूं, और क्या जो मैं इनको पैसा दे रहा हूं क्या वो वर्थ है कि नहीं है? क्या इन लोगों का एफिशिएंसी इतना है कि नहीं है कि इनको जितना पैसा मिल रहा है? तो ये सारी चीजें कौन करता है? एचआरए. एचआरए क्या करता है बच्चा? एचआरए फुल फॉर्म इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. तो एचआरए बेसिकली आपको क्या बताता है कि एक एक लेबर का जो आप पैसा दे रहे हो, वो आपका उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से क्या वो पैसा वैल्यूएबल या जायज है कि नहीं है. इज दिस क्लियर? सो दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग. इसको हम कहते हैं ना, जो पुरानी अकाउंटिंग हमारी होती है फाइनेंशियल वगैरह, ये उससे थोड़ा अलग हटके है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज एचआरए. प्लीज नोट कर लीजिए, छोटा सा है, 4 लाइन एचआरए का.
चलो भाई, सो दोस्तों हम लोगों ने ये कर ली है फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग हमारी 5 हैं, याद रखना। फटाफट से एक बार ओवरव्यू ले लें। पहली फाइनेंशियल, फिर मैनेजमेंट, फिर आ गई कॉस्ट, फिर आ गई हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम SRA भी बोल सकते हैं, और एक हमारे पास आ जाती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए अब आपका एक मेजर टॉपिक आता है कि अकाउंटिंग का दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अकाउंटिंग का दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, ये हमने जो सारा टॉपिक है बच्चा, याद रखना, ये हमने प्रॉपर्ली सारा सुनना है। सुनना क्यों है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसको ना पहले आपने सुनना है और बहुत ही लिमिटेड सा इसको नोट करना है, सारा नहीं करना। राइट? ठीक है, अब यहां पर क्या है कि अकाउंटिंग का हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ काफी अच्छा रिलेशन होता है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा बेटा, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स का रिश्ता। सिंपल सी बात करें तो हम इस टॉपिक को नाम दे सकते हैं बेटा, अकाउंटिंग का रिश्ता अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, उसका रिलेशनशिप अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ। देखो आपको पता है इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं। इकोनॉमिक्स एक होता है कि भाई हमारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उससे हम लोग अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो हम उसमें इकोनॉमिक्स में क्या सीखते हैं, हाउ टू टेक रैशनल डिसीजंस। ठीक है, हाउ टू टेक रैशनल डिसीजंस, ताकि हम लोग जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उसको अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने में कैसे यूज कर सके। अब जैसे हम इकोनॉमिक्स में सीखते हैं कि भाई अगर आपके पास 10 रुपए हैं और अगर आप एप्पल भी खाना चाहते हो, ऑरेंज भी खाना चाहते हो, तो भाई आप दोनों जो है अनलिमिटेड तो नहीं खा सकते 10 रुपीज में, बिकॉज आपके पास जो मीन्स है, रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड है। राइट? तो आप इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाओगे कि चल यार 2 एप्पल 3 ऑरेंजेस आ जाते हैं 10 रुपीज के, तो हम लोग वो बाय कर लेते हैं। ठीक है, आजकल तो भाई 10 रुपए का एक ऑरेंज या एप्पल भी नहीं आता, वो तो मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, उसका छिलका भी शायद ही मिले आपको, तो मजाक की बात है। तो भाई साहब याद रखना, तो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये सारी चीजों को रैशनल डिसीजन मेकिंग से जोड़ के देखते हैं। बट अकाउंटिंग जो होता है वो आपको इन सब डिसीजन लेने के लिए डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि डिसीजन कैसे लिया जाए, बट अकाउंटिंग कैसे हेल्प करता है बेटा। अकाउंटिंग जो है वो एक्चुअली इकोनॉमिक्स को ओवरलैप करता है, क्योंकि अकाउंटिंग गिव्स यू द डेटा। अगर आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो आप डिसीजन कहां से लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? डेटा का मतलब हो गया जो आप सारे टेबल्स बनते हैं अकाउंट्स में, जो हम सारे अकाउंट्स बनाते हैं। सो अकाउंट्स आपको क्या प्रोवाइड करता है बच्चा? डेटा। ठीक है, तो यही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको समझिएगा। इकोनॉमिक्स इज व्यूड एज अ साइंस ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग अबाउट द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज, तो ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, इट इज कंसर्न्ड विद द एनालिसिस ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज फॉर सैटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। तो भैया इकोनॉमिक्स क्या करता है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू हम लोग अपनी वांट्स को कैसे satisfy करते हैं। So this may be viewed either from the perspective of single firm or the country as a whole। हम इकोनॉमिक्स में दो चीजें करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। याद है माइक्रो एंड मैक्रो? जब हम एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते तो माइक्रो करते, जब हम पूरा एग्रीगेट पूरी कंट्री के बारे में बात करते हैं, एग्रीगेट डेटा लेते हैं, हम क्या करते हैं? मैक्रो। तो इकोनॉमिक्स में हम दोनों चीजें करते हैं, इंडिविजुअल फर्म भी देखते हैं और पूरी कंट्री का भी देखते हैं। आपने चैप्टर पढ़ा होगा नेशनल इनकम, तो पूरी कंट्री की नेशनल इनकम देखी जाती है। ठीक है, सो अकाउंटिंग इज व्यूड एज अ सिस्टम which provides data to the users to permit informed judgment and decisions। अकाउंटिंग क्या होता है बेटा? वो आपको डेटा प्रोवाइड करता है। वो एक ऐसा सिस्टम है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है? डेटा। उसका काम क्या है? याद रखना कि भाई डेटा प्रोवाइड करना, ताकि हम लोग डिसीजंस ले सके, और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो सम नॉन अकाउंटिंग डेटा आर ऑल्सो रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। कुछ ऐसा डेटा भी होता है जो अकाउंटिंग के फॉर्म में नहीं होता, बट फिर भी वो हमारे को डिसीजन हेल्प करता है। कहने का मतलब इवन जो बुक कीपिंग होती है ना, बुक कीपिंग जो रफ अकाउंटिंग होती है, वो भी कई बार हमें डिसीजन लेने में हेल्प कर जाती है। बच्चों इज दिस क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर है? ठीक है,
तो प्लीज इसको इतना ही आपने नोट करना है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ऊपर आप हेडिंग लिख चुके हैं, रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड वेरियस डिसिप्लिन्स। हेडिंग लिख लें बच्चा पहले, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स, और सीधा फिर आ जाए फर्स्ट टॉपिक पे, और टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स, और उसको नोट करेंगे। और जितना मैंने अंडरलाइन करा है उतना ही नोट करने की जरूरत है, बाकी नहीं करना है।
चलो बेटा, अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स के बाद हमारा नेक्स्ट आता है बच्चा अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स। सी इट इज अ वेरी वेरी रेलिवेंट पार्ट। आपको पता है स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब मजे की बात क्या है कि अकाउंटिंग में भी डेटा होता है, प्रैक्टिकल होता है सारा का सारा, स्टैटिस्टिक्स में भी सारा का सारा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, अब आपको एक फंडा बताता हूं। स्टैटिस्टिक्स के काफी डेटा को हम लोग अकाउंटिंग में यूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग अकाउंटिंग में यूज करते हैं। तो अब होता क्या है, स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है ना, उसको कैसे यूज करते हैं इसको पढ़ेंगे हम ध्यान से। देखिए, द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटिंग कैन बी एप्रिशिएटेड बेटर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नेचर ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मुझे इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग की सारी डिटेल्स चाहिए, तो मैं उसका पर एक पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा बना लूंगा कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा, ये प्रोडक्ट इतना बनाया, ये प्रोडक्ट इतना बनाया। तो जो स्टैटिस्टिक्स होता है ना, उसकी अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत ही प्रिसाइज होती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में एक एक पैसे की, लास्ट पैसे की भी रिकॉर्डिंग होती है। बट डिसीजन मेकिंग पर्पसेस के लिए कई बार हम लोग को वो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं होती, इसीलिए हम लोग को डिसीजन मेकिंग में कई बार स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए कई बार आपको एक एक पैसे का नहीं देखना पड़ता, कई बार प्रोडक्ट का देखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि एक इंडस्ट्री है, सपोज कर लो एक्स लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड मान लो बेटा वो 3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट बनाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक काम करते हैं, एक कंपनी है पतंजलि, नाम सुना होगा बेटा आप लोगों ने। पतंजलि भैया क्या करती है, वो सपोज कर लो यार ऑयल भी बनाती है, आजकल वो मेडिसिन में भी आ गई है, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह भी बनाती है। ठीक है, और अगर सपोज कर लो भाई वो कुछ फूड प्रोडक्ट भी बनाती है, राइट। अच्छा, अभी सपोज कर लो बेटा वो कुछ चूरन वगैरह भी बना रही है। अच्छा, वो कहते हैं यार एक काम करते हैं कि मेरे को ना देखना है कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मुझे प्रॉफिट दे रहा है। तो उन लोग सबसे ज्यादा डिमांड कौन से प्रोडक्ट की है, तो डिमांड, सप्लाई, ये सब जो आपका डेटा इकट्ठा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, राइट। ये अकाउंट्स नहीं बताता। तो क्या होता है, अकाउंट सिर्फ आपके पैसे पैसे की चीजों को रिकॉर्ड करता है। आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये सब जो आपको डिसीजंस लेने होते हैं कि यार मुझे सपोज कर लो मैं कहता हूँ यार ये मेडिसिन वाले प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी नहीं आ रही है, इसमें लॉसेज हो रहे हैं, तो क्यों ना इसको बंद कर दिया जाए। तो अगर ऐसे मेजर डिसीजंस आपने लेने होते हैं तो काम आती है स्टैटिस्टिकल डिसीजंस। इसमें अकाउंटिंग काम नहीं आती, बिकॉज अकाउंटिंग क्या बताता है, नेट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का फायदा है कि नुकसान है। अकाउंटिंग कभी आपको ये नहीं बताएगा। अब सपोज कर लो मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल ऑयल में आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, मेडिसिन में 20,000 का लॉस हो गया, ठीक है, फूड में आपको 30 का प्रॉफिट हो गया, इसमें 50 का प्रॉफिट हो गया। तो आपका अकाउंट्स क्या बताएगा कि भैया 1 लाख का प्रॉफिट, 30 का प्रॉफिट, 50 का प्रॉफिट, कहने का मतलब 180 का प्रॉफिट और 20 का आपको हो रहा है लॉस। तो आपको एक्चुअली में नेट प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 160 का। तो आप बोलोगे बिजनेस ठीक चल रहा है यार, नेट प्रॉफिट तो हो रहा है 160 का, चलाते रहने दो। बट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन थोड़ा गहराई में चला जाता है। वो क्या बताता है कि भाई ये मेडिसिन है ना, मेडिसिन, इसके एक प्रोडक्ट से आपको नुकसान हो रहा है, अगर इसका नुकसान बढ़ता रहा तो फिर आपको ज्यादा नुकसान होगा, तो बेटर है कि इस प्रोडक्ट को बंद कर दो। तो ऐसी जो बड़ी प्रिसाइज, बड़ी डिटेल डिसीजन लेनी होती है वो किसके थ्रू ली जाती है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो यही वो आपको कहने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चा आप यहां पे थोड़ा सा और नोट करेंगे कि इन अकाउंट्स ऑल वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट इंडिविजुअली बिकॉज दे रिलेट टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो अकाउंट्स में हम हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन को इंडिविजुअली रिकॉर्ड करते हैं। As against this, statistics is concerned with the typical value, behavior or trend over a period of time or the degree of variation over the series of observations. मतलब statistics क्या बताता है कि भाई आपका प्रोडक्ट की आज बिहेवियर क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड मतलब उसकी डिमांड कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की वेरिएशन क्या है, वेरिएशन मतलब
उसका कभी सेल बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें कौन बताता है? स्टैटिस्टिक्स। अकाउंट्स कभी ये चीजें नहीं बता सकता। बच्चों, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हम अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। सो प्लीज नोट दिस डाउन। इतना ही चाहिए आपको बेटा। आई होप बेटा बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दिस इज क्लियर, अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बार इतना देख लेना, बिकॉज आज मैं आप लोगों को अभी यहीं पे रोक रहा हूं, ठीक है, एंड वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। टुमारोज क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई विल बी टीचिंग यू सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थ्रू दिस। जैसे थ्योरी के ऊपर ना केस स्टडीज आती है, हमें ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन बोलते हैं उसको, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं कल आपको कराने जाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी बच्चे ने अपनी आईसीआई की बुक ऑर्डर कर दी हुई है तो आईसीआई की बुक जो है वो आप लोग अपनी लेकर आना, अगर आपके पास होगी तो। नहीं है तो उसको ऑर्डर प्लेस कर दो, मेक श्योर न्यू सिलेबस की हो, ठीक है। हाँ जी, मॉड्यूल 1 अकाउंट्स का मॉड्यूल 1 चाहिए होगा कल, ठीक है। अगर है तो लेकर आइएगा, नहीं तो मैं यहां पे प्रेजेंट कर दूंगा, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। अगर आपके पास है तो लेकर आइएगा, मेक श्योर यू आर ब्रिंगिंग इट। हम उसमें से कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको सारी थ्योरी समझ में आएगी। आप ये मत सोचना कि आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये हमने कल डिस्कस करना है, ठीक है। तो कल की क्लास बहुत रेलिवेंट होगी, तो बच्चे इसको नोट कर ले और आज इतना ही करेंगे।